जी हाँ, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में 2021 में आप कैसे सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और सिर्फ 2021 नहीं, उसके बाद भी आप इसी मेथड्स के थ्रू सक्सेस हासिल कर लेंगे। तो आज उसी से रिलेटेड मैं 14 मेन पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जिसको आपको फोकस रखना है। और अगर आप उनको अडॉप्ट नहीं कर रहे थे तो इस वीडियो के बाद आप उनके ऊपर अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखें, जिसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। तभी आप 21 और उसके बाद भी इसी फील्ड को कंटिन्यू करते हुए सक्सेसफुल रहेंगे। आपको पता ही होना चाहिए कि एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप अपनी वेबसाइट्स को हाईली रैंक करते हैं सर्च इंजन्स में। और अगर आप इसी फील्ड से रिलेटेड है तो फ्यूचर में भी इस चीज के बारे में आपको अपडेटेड रहना जरूरी है, तभी आप मैक्सिमम रिजल्ट हासिल कर सकेंगे। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के ही एंड पे मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूं जो कि अपकमिंग ईयर्स में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो अगर आप मुझे पहली दफा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं अस्पर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। जैसे कि आपके मुझे मैसेजेस भी आते रहते थे कि जिसमें आप मुझे अपनी ही इंफॉर्मेशन जो आपको गूगल से या किसी भी न्यूज आर्टिकल से रिसीव हो रही होती थी, कोई स्पेसिफिक टर्म या ऐसी पॉइंट जिसके बारे में आपको नहीं नॉलेज होता था और आपको नहीं पता होता था कि इसके ऊपर आप और नॉलेज हासिल करके अपने एसईओ के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो आज उसी से रिलेटेड मैं 14 मेन पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जिसको आपको फोकस रखना है। और अगर आप उनको अडॉप्ट नहीं कर रहे थे तो इस वीडियो के बाद आप उनके ऊपर अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखें, क्योंकि वही आपका फ्यूचर है और वही आपको मैक्सिमम रिजल्ट देने वाला है अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के करियर को फॉलो कर रहे हैं। चाहे आप इन हाउस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, अगर आप अपने ब्लॉग्स रन कर रहे हैं, कोई एफिलिएट ब्लॉग्स हैं या मोनेटाइजेशन सर्विसेज यूज कर रहे हैं, गूगल एडसेंस जैसी कंपनीज यूज कर रहे हैं अपने ब्लॉग से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो आपने इन चीजों को जरूर फोकस रखना है। या आप अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं, किसी भी बिजनेसेस, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो या सर्विसेज हो, उनको अगर आप एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये चीजें आपके आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है कि आपने कंटेंट क्रिएट करना है सारी की सारी चीजों पर। यानी कि अगर आपको टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट पे अपडेट करेंगे। यानी कि आपने उस टॉपिक से रिलेटेड तमाम फैक्टर्स कवर करने हैं। जिसकी एग्जांपल है, जब आप गूगल में सर्च करते हैं व्हाट इज माय फोन वर्थ, तो यहाँ आपको रिजल्ट्स तो शो हो रहे होते हैं। और जब आप ये क्वेरी सर्च कर रहे होते हैं तो गूगल आपकी क्वेरी को ऑटो कंप्लीट कर रहा होता है, यानी कि वो आपको सजेशन दे रहा होता है अपनी क्वेरी को और ज्यादा स्पेसिफिक रखने के लिए। तो अगर आपका यही कीवर्ड है तो आप इससे रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस गूगल आपको दे रहा है उसके ऊपर आपको कंटेंट जरूर क्रिएट करना चाहिए। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ आपको Q&A का सेक्शन नजर आता है गूगल सर्च का, तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर भी आपके ब्लॉग में होना जरूरी है। इसी को हम देखते हैं एक और एंगल से। सपोज आपने सर्च किया बेस्ट फोन, तो यहाँ पर आपको स्कीमा तो नजर आ ही रहा है जिसमें आपको मल्टीपल वेरिएशन दे रहा है गूगल। उसके अलावा FAQ भी इससे रिलेटेड आपको इसी रिजल्ट में नजर आ रहा है। यानी कि ये वो इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आप इसी से रिलेटेड कोई एफिलिएट ब्लॉग बना रहे हैं तो इस पॉइंट को फोकस करते हुए आपने इससे रिलेटेड गूगल में जितनी इन्फॉर्मेशन वो आपको शो कर रहा है वो अपने ब्लॉग और कंटेंट का पार्ट जरूर बनानी है। पॉइंट नंबर 2 है अपडेट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट। यानी कि आपने मल्टीपल पेजेस बना रखे हैं, वो 100 में भी हो सकते हैं, 1000 में भी हो सकते हैं। तो अगर आप गूगल एनालिटिक्स यूज कर रहे हैं तो उससे आपको पता लग जाता है कि आपके टॉप परफॉर्मिंग पेजेस कौन से हैं। 5 to 10 मोस्ट परफॉर्मिंग पेजेस होते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए। जो भी कंटेंट आपका ज्यादा परफॉर्म कर रहा है उसको कम से कम मंथ में एक दफा अपडेट जरूर करें। और जो आपके सेकेंडरी पेजेस हैं यानी कि सब पेजेस हैं उसको 3 मंथ्स में एक दफा अपडेट होना जरूरी है। उसके अलावा वो कंटेंट जो इन दोनों के अलावा बचता है वो आपने ईयरली मिनिमम एक दफा जरूर अपडेट करना है। यह फैक्टर कंटेंट फ्रेशनेस कहलाता है और यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सिग्नल दे रहा होता है गूगल को कि आपका ब्लॉग और आपकी इंफॉर्मेशन कितनी अपडेटेड है। पॉइंट नंबर 3 है लॉन्ग फॉर्मेटेड कंटेंट विद वीडियोस और पिक्चर्स। यानी कि आप लॉन्ग फॉर्मेटेड कंटेंट बनाएंगे वो गूगल ज्यादा पसंद करता है, जिसमें आप बड़े बड़े आर्टिकल्स देते हैं और उसी एक आर्टिकल में आप उसी टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन तो आपने टेक्स्ट की सूरत में देनी है, उसके अलावा आप इमेजेस यूज करेंगे, वीडियोस यूज करेंगे उस कंटेंट के फॉर्मेट को इनहांस करने के लिए, जिससे आपकी रीडेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा कंटेंट साइलो जो कि मोस्ट
इंपॉर्टेंट रोल रखता है कि कैसे आपने अपना ब्लॉग स्ट्रक्चर, आर्टिकल स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आप कवर कर रहे हैं उसको देखते हुए। नंबर 4 पे आता है चेक योर CTR, GSC, गूगल सर्च कंसोल। अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसको रेगुलर बेसिस पे जरूर देखा करें। यहाँ से आपको एवरेज पोजीशन भी नजर आ रही होती है, CTR भी नजर आ रहा होता है, और CTR मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आप देखते हुए अंदाजा लगाते हैं कि आपको गूगल में से कितना क्लिक थ्रू रेट मिल रहा है, यानी कितने % ऑफ यूजर आपके उस कंटेंट पे विजिट करते हैं। तो जो कंटेंट आपका हाई CTR ले रहा है, यानी कि 50 to 70 की फिगर को टच कर रहा है, उसको देखें कि क्यों ले रहा है। और उसके बाद जो कंटेंट आपका लो CTR ले रहा है, अंडर 1-2% पे है, उसको आप ऑप्टिमाइज करें ताकि आपको गूगल में से टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज करने के बाद मैक्सिमम CTR रिसीव हो सके। और यहाँ पर प्रो टिप ये है कि नंबर जब आप अपने टाइटल में यूज करते हैं, और मैं खुद भी कर चुका हूं कि जब आप नंबर यूज करते हैं अपने टाइटल्स में तो उससे CTR इंप्रूव होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं गूगल सर्च इंजन में। तो अल्टीमेटली जब ज्यादा लोग क्लिक करेंगे, CTR इंक्रीज होगा, तो आपकी रैंकिंग भी अल्टीमेटली इंप्रूव होगी सर्च रिजल्ट्स में। पॉइंट नंबर 5 है कि AMP को जरूर फोकस रखना है। AMP स्टैंड फॉर एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, यानी कि जब आप AMP अप्लाई करते हैं अपने ब्लॉग्स में तो मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक हमें पता है कि मोबाइल यूजर ही हैं जिनको ओपनिंग टाइम बहुत ज्यादा फास्ट चाहिए होता है। जो AMP अप्लाई करते हैं तो आपके पेजेस का ओपनिंग टाइम बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, जो कि आपको अच्छी रैंकिंग लाने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। 6 पे है schema.org। जैसे कि मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी अपलोड कर रखी हैं कि जिसमें मैंने आपको स्कीमा की इंपॉर्टेंस बताई हुई है। आप अपने ब्लॉग की स्कीमा स्ट्रेटजी खुद डिसाइड करेंगे, यानी कि अगर आप ई-कॉमर्स ब्लॉग बना रहे हैं, आप प्राइसेस दे रहे हैं, रिव्यूज दे रहे हैं, शिपिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके लिए आप उससे रिलेटिव स्कीमा यूज करेंगे। सेम इसी तरह अगर आप लोकल एसईओ कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स की या वेबसाइट्स का, तो आप उनकी लोकल एसईओ करेंगे और उसी से रिलेटेड आप स्कीमा यूज करेंगे, लोकल बिजनेस स्कीमा यूज करेंगे। अगर आप जनरल वेबसाइट बना रहे हैं तो लोगों का स्कीमा यूज करेंगे। न्यूज वेबसाइट बना रहे हैं तो स्पीकेबल स्कीमा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है न्यूज वेबसाइट्स के लिए। तो आपकी वेबसाइट किसी भी टॉपिक पे फॉल होती है, आपने उसको गौर से देखना है और उसी के अकॉर्डिंगली अपना स्कीमा डिसाइड करना है और उसको अप्लाई करना है। इससे भी आपका CTR इंप्रूव होता है और आपकी रैंकिंग इंप्रूव होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 7 पे है सिक्योरिटी, यानी कि आपने अपनी वेबसाइट को HTTPS यानी कि SSL से सिक्योर करना है। ये रैंकिंग फैक्टर तो है ही, पर आप अपने यूजर पे प्रोफेशनल इंपैक्ट छोड़ते हैं। ये ताले का निशान देखने में तो अजीब सा लगता है, पर ये प्रोफेशनल इंपैक्ट छोड़ता है आपके यूजर पे, आपकी वेबसाइट के लिए। नंबर 8 पे है बैकलिंकिंग स्ट्रेटजी। ये 2021 में भी पॉपुलर रहेगी और ये अभी फ्यूचर में नहीं बंद होने वाली, यानी कि आप बैकलिंक्स क्रिएट करें अपनी वेबसाइट के लिए, चाहे वो कमेंट्स हो, फोरम हो, गेस्ट पोस्ट हो, लिंक आउटरीच हो, जर्नल्स हो, रिव्यूज वेबसाइट हो, प्रेस रिलीज हो, ये सारी की सारी चीजें आप यूज करेंगे। और जर्नल्स लिखने का फायदा ये होता है कि आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक पे फर्क नहीं पड़ता, पर जो आपका ब्रांड नेम होता है जब उसकी सर्च ज्यादा होती है तो अल्टीमेटली आपके ब्लॉग की रैंकिंग भी उसी के साथ इंप्रूव होती है। तो पॉपुलैरिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा 2021 में, क्योंकि पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती है तभी न्यू वेबसाइट्स को बेनिफिट मिल सकता है। नंबर 9 पे है सोशल मीडिया, यानी कि सोशल शेयरिंग की इंपॉर्टेंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और मैं अपनी वीडियोस में बताता भी रहता हूं आपको कि जब आप किसी भी वेबसाइट को सोशल सिग्नल देते हैं वो भी आपकी रैंकिंग और आपकी इंडेक्सेशन की स्पीड स्पेशली न्यू वेबसाइट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रखती है। और अगर आपकी न्यू वेबसाइट है और आप रेगुलर लिंक शेयरिंग करते हैं और उसके ऊपर रीशेयर्स आते हैं तो आपकी पोस्ट इंडेक्स होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अल्टीमेटली जैसे ही सोशल मीडिया से विजिटर आपकी वेबसाइट पे आता है और वो स्टे करता है, आपके कंटेंट को रीड करता है, मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है, ये भी रैंकिंग सिग्नल है जो कि अल्टीमेटली आपकी रैंकिंग को इंप्रूव कराएगा सर्च इंजन्स में। और यहाँ पर प्रो टिप ये है कि अगर आपने कोई पेज बना रखा था, फेसबुक पेज बनाया हुआ था अपनी वेबसाइट के लिए और उसको बहुत टाइम से आप नहीं यूज कर रहे, जब आप उसके ऊपर इंस्टेंटली एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे तो वो सोशल मीडिया के सर्च रिजल्ट्स में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट लेता है और इंगेजमेंट भी ओवर टाइम जल्दी इंक्रीज होती है एज कंपेयर टू नए पेजेस के। नंबर 10 पे है इंक्रीज ब्रांड सर्चेज। अब जैसे कि आपका न्यू ब्लॉग या न्यू वेबसाइट होगा तो आपका ब्रांड नेम किसी को नहीं मालूम, उसके लिए आप पेड एडवर्टाइजिंग करते हैं। जब गूगल एडवर्ड्स या सोशल मीडिया पे जब एडवर्टाइजिंग करते हैं और आपका नाम लोग वहां देखते हैं तो वही नाम जब लोग गूगल सर्च में सर्च करते हैं तो आपके ब्रांड को एक एक्स्ट्रा वैल्यू मिलती है गूगल सर्च में। तो उसके लिए आप पेड एड यूज कर सकते हैं, यूट्यूब की, फेसबुक की। तो मैं रिकमेंड करता हूं पेड एड्स में PPC एड जो कि सर्च इंजन्स में शो हो रही होती है, वो आपको ज्यादा बेनिफिट देंगे अगर आप ब्रांड अवेयरनेस में मैक्सिमम रिजल्ट्स लेना चाहते हैं। और जब गूगल में कोई आपका ब्रांड सर्च करेगा और सिर्फ आपकी ही वेबसाइट आएगी और मैक्सिमम लोग जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे और CTR मैक्सिमम रिसीव होगा तो अल्टीमेटली रैंकिंग भी इंप्रूव होगी। नंबर 11
पे है बर्ट और ईट। बर्ट का मतलब है बाय डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशंस। इसका डायरेक्टली ताल्लुक इंटेंट से है, यानी कि यूजर जो क्वेरीज लेकर आ रहा है, जो इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए सर्च रिजल्ट्स में आ रहा है, आपने उसी के अकॉर्डिंगली अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और अल्टीमेटली जब वो आपकी वेबसाइट पे डाइवर्ट होगा वो सब उसी के लिहाज से ऑप्टिमाइज करना है। और अगर आप इस चीज को फोकस नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी सारी की सारी एफर्ट जाया हो रही है। तो आप इसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन जरूर बिल्ड करें, क्योंकि बर्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। तो गूगल ने पे लैंग्वेज लर्निंग को मशीन लर्निंग के साथ जब मिक्स किया है तो वो क्वेरीज को और ज्यादा स्पेसिफिक शो कराने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद आता है ईट। ईट स्टैंड्स फॉर एक्सपर्टीज, अथॉरिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस, यानी कि आप बहुत ज्यादा कंपैरेटिव नीच में रैंक करना चाहते हैं तो इसी की जरूरत आपको पड़ेगी। इसकी एग्जांपल ये है कि सपोज कोई ऑथर की बायोग्राफी आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर जो स्कीमा क्रिएट हुआ होता है, ये एग्जांपल है ईट से रिलेटेड, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन जब गूगल किसी वेबसाइट से उठा रहा होता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी भी साथ चेक कर रहा होता है। क्या लिखने वाला है, वो जर्नलिस्ट है, वो वेबसाइट जो ये इन्फॉर्मेशन दे रही है उसकी अपनी वर्थ क्या है, इसका रिलेशन डायरेक्टली ईट से होता है। और अगर आपको इसके बारे में और डिटेल से जानना है तो फिर आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं फ्यूचर में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये अभी डिटेल में नहीं कवर हो सकता। नंबर 12 पे आता है गो फॉर वीडियोस। जब आप सर्च करते हैं सर्च इंजन में, गूगल में, तो आपको रिजल्ट्स में नजर आ रहा होता है कि यूट्यूब की वीडियोस भी गूगल में शो हो रही होती है। सेम इस तरह जब आप बिंग पे सर्च करते हैं वहां पर भी रिजल्ट्स में आपको वीडियोस नजर आ रही होती है, यानी कि वीडियोस की इंपॉर्टेंस सर्च इंजन के लिए भी बहुत ज्यादा है। और लोग टाइम टू टाइम वीडियो कंटेंट ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम एनर्जी नजर आ रही होती है, यानी कि मैं आपके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा हूं, आप मेरी एनर्जी फील कर सकते हैं इस वीडियो में। और जब मैं किसी एनर्जी के साथ आपको बात बता रहा हूँ तो वो ज्यादा अफेक्ट करेगी एज कम्पेयर टू कि आपको टेक्स्ट आर्टिकल रीड कर रहे होंगे। तो आप कम टाइम में मेरी बात गौर से समझ लेंगे एज कम्पेयर टू कि जब आप इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई आर्टिकल पढ़ेंगे। तो इसलिए आपका कंटेंट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है उसको वीडियो में कन्वर्ट करने की जरूर कोशिश करें, और कोशिश करें कि पैरेलल ब्लॉगिंग के साथ आप वीडियो कंटेंट भी उसके साथ एम्बेड रखें, ताकि फ्यूचर में आपको बेनिफिट ज्यादा रिसीव हो। और जब गूगल देखेगा कि एक ही ब्लॉग वीडियोस भी क्रिएट कर रहा है और टेक्स्ट ब्लॉग भी क्रिएट कर रहा है तो वो भी रैंकिंग सिग्नल में शामिल हो जाएगा। नंबर 13 पे है वर्ल्ड वाइड एसईओ। जैसे कि आप सबको पता है कि यूएस और यूके बहुत ज्यादा कंपैरेटिव मार्केट है, यानी कि इसके ऊपर पूरी दुनिया चाहती है कि हम अपनी वेबसाइट्स रैंक कर लें। उसके अलावा जो सेकेंडरी लोकेशन है वो है मैक्सिको, स्पेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज हैं, जहां पर कंपैरेटिवनेस थोड़ी कम हो जाती है, यानी कि आपको कंपटीशन कम फेस करना पड़ता है। तो अगर आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स लेना है तो आप ऐसी चीजों को फोकस करें जिसके ऊपर कंपटीशन कम हो। उसका फायदा आपको ये होगा, एक तो आप कम टाइम में रैंकिंग ले लेंगे, आपका रेवेन्यू भी इंप्रूव होगा। और अगर आप किसी कंपैरेटिव जगह में चले जाएंगे तो फिर आपको ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी उस चीज को रैंक करने के लिए। तो यहाँ बेनिफिट ले सकते हैं लैंग्वेजेस का भी, कि आप ऐसी लैंग्वेजेस में काम करें जिसके ऊपर कम काम हुआ हुआ है, और वहां पर आपके बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मैं फ्यूचर में कोई नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा लैंग्वेज और लोकेशन से रिलेटेड, ताकि आप इसमें से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। नंबर 14 पे है कोर वेब वाइटल्स। पेज स्पीड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और ये रैंकिंग सिग्नल भी है, और गूगल इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट कर चुका है कि जब यूजर आपके ब्लॉग पर विजिट करे तो वो क्विकली आपके फर्दर पेजेस विद इन नो टाइम विजिट कर सके। इसीलिए गूगल सर्च कंसोल में कोर वेब वाइटल्स का स्पेसिफिक सेक्शन रख रखा है। कोर वेब वाइटल रिपोर्ट में आपको शो हो रहा होता है कि कौन से पेजेस आपकी किस स्पीड के अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको जब भी कोई यहाँ एरर नजर आएगा आप उसको इमीडिएटली फिक्स कर लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में इसके ऊपर स्पेसिफिक अपडेट आने वाली है। तो टाइम से पहले जब आप अपनी चीजों को रेडी कर लेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट ले सकेंगे। तो अब लास्ट में बात करते हैं उस बोनस टिप की जिसके लिए आप यहाँ तक आए हैं, वो है गूगल स्टोरीज। यानी कि फ्यूचर में गूगल स्टोरीज जैसा प्लेटफॉर्म गूगल ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसके लिए बहुत सारे प्लगइन्स भी अवेलेबल हैं जो आप वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट करके इसका बेनिफिट मैक्सिमम ले सकते हैं। स्टोरीज जैसे आप देखते हैं कि इंस्टाग्राम भी स्टोरीज पे डिपेंड करता है, फेसबुक ने भी स्टोरीज ले आया है, यूट्यूब में भी स्टोरीज अपडेट हो रही हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए गूगल स्टोरीज ने एक नया इनिशिएटिव लिया है। तो गूगल बहुत ज्यादा वेटेज दे रहा है स्टोरीज को। गूगल डिस्कवर में स्टोरीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होने वाली है 21 में। आप इसके ऊपर अपनी रिसर्च करें और फ्यूचर में मैक्सिमम बेनिफिट लें। ये भी ट्रैफिक लेने का बहुत अच्छा सोर्स होने वाला है फ्यूचर में। जी हाँ, मुझे मालूम है इसके अलावा भी और बेताशा फैक्टर्स हैं जो आपके माइंड में चल रहे होंगे, जो आप सोच रहे होंगे कि इसके बारे में क्यों नहीं बताया। ये मैंने कोशिश की है कि अपकमिंग फैक्टर्स पे ज्यादा फोकस रखूं और उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दूं, और मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा डीपली भी नहीं गया ताकि मैक्सिमम चीजों को कवर कर सकूं इस वीडियो में। तो अगर इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर प्लेस करें, और मुझे आपके कमेंट्स के रिप्लाई देने का बहुत ज्यादा शौक है, और मैं भी चाहता हूं कि आप सक्सेस
सक्सेस हासिल कर सके अपने SEO के करियर में। अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, Facebook पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा Instagram पे फॉलो कर सकते हैं।